गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मेरे द्वारा बनाए गए जो नोट्स हैं तो मुझे आशा है कि वो आप लोगों के काफ़ी काम आ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करते जा रही हूँ कि जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो मेरे को अगर भेज रहा है तो मैं आप लोगों को उसी को शेयर कर रही हूँ कि जिससे कि आपको ज़्यादा जल्दी हेल्प मिल जाए। तो आज आप देखेंगे जो मैंने आपके सामने शेयर करा है, इसको देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है मनोवृत्ति। तो मनोवृत्ति एक कहानी है जो आप लोग पढ़ेंगे MHD 10 में, प्रेमचंद्र की कहानियाँ। ठीक है, इसका पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, MHD 9 का भी और MHD 10 का। तो MHD 10 की कहानी है, प्रेमचंद्र की एक कहानी है मनोवृत्ति, जो MHD 10 के खंड 2 से ली गई है। तो इसमें से आप लोगों के पेपरों में व्याख्या भी आती है और पेपरों का पैटर्न भी मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। तो देखिए, मनोवृत्ति जो कहानी है उसका विश्लेषण हम करेंगे या उस कहानी के प्रसंग को या सारांश को हम देखेंगे। तो आप देखिए कि मनोवृत्ति कहानी प्रेमचंद ने स्त्री पात्रों को केंद्र में रखकर लगभग 150 कहानियाँ लिखी हैं। हर कहानी किसी न किसी रूप में स्त्री जीवन से जुड़ी कोई न कोई समस्या उठाती है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मनोवृत्ति एक नए शिल्प, कौशल और विचार की कहानी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इतना। तो देखिए, मैंने आपको बोला प्रेमचंद द्वारा जो रचित कहानी है मनोवृत्ति एक नए शिल्प, कौशल और विचार की कहानी है। यह 1934 में लिखी गई कहानी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने तुरंत सन देख लिया कि 1934 में है, तो आप लोग इसको एक कॉपी में नोट भी करते रहेंगे ताकि MA करने के साथ साथ आप दूसरे पेपर की तैयारी भी कर सकते हो। जो कि अगर आप नेट का पेपर भरते हैं, TGT, PGT या KVS की जो वैकेंसी आती हैं, कहीं पर भी आप लोगों का हिंदी का पेपर आप देते हैं तो MA का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो देखिए, यह वह दौर है जब प्रेमचंद की कहानी कला अपने शिखर पर पहुंच रही थी। मनोवैज्ञानिक सत्य और अनुभूति पर आधारित कहानी की दृष्टि से जो मनोवृत्ति की बनावट है उत्कृष्ट और सांकेतिक होने के साथ साथ गहन रूप से विमर्शात्मक भी है। ठीक है, मनोवृत्ति कहानी का शिल्प अन्य स्त्री विषयक कहानियों की तुलना में अत्यंत सुगठित, सांकेतिक और विमर्शपरक होने के साथ साथ अपने संदेशों में अपेक्षाकृत अधिक नवीन है। इस कहानी में वर्णन करने लायक न तो कोई स्थूल कथानक है, न पूर्वानुमान करने योग्य कोई निष्कर्ष, और न कोई ऐसा पात्र है जिसके बारे में कोई स्पष्ट राय निर्मित की जा सके। तो देखिए, प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से विक्टोरियाजी नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए पार्क में सोई स्त्री को बहाना बनाते हैं। तो आप लोगों ने ये कहानी पढ़ी हुई है और इससे पहले मैं भी आप लोगों को कहानी शेयर कर चुकी हूँ कि कहानी में क्या होता है। वहाँ पर एक स्त्री जो होती है वो पार्क में बेंच में सोई रहती है, तो उसी को लेकर पूरी कहानी है। तो इसमें देखिए, पार्क में जो सोई स्त्री को एक बहाना बनाते हैं और यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि किस तरह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में विक्टोरियाई मूल्यबोध और नैतिकता जड़ी भूत है। अब देखिए, कहानी का जो दृश्य हम देखेंगे तो 3 दृश्य इसमें है। जो पहला दृश्य है, पहले दृश्य में कहानी में बसंत और हासिम 2 युवक हैं जो उस स्त्री को पार्क में सोया हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्त्री पार्क में सोई होती है उसको कौन देखता है? बसंत और हासिम नाम के 2 युवक होते हैं। तो वो 2 उसको देखते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है? संवाद होता है कि एक बोलता है कि ये वैश्या हो सकती है या कुलवधू होती है। में फर्क को लेकर बहस होती है कि वैश्या और कुलवधू में क्या अंतर होता है। अब दूसरा दृश्य हम देखेंगे। इस दृश्य में 2 वृद्ध हैं। आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप लोग इसको आसानी से समझ जाएं। ये देखो, पहला दृश्य है, ये दूसरा दृश्य है और ये तीसरा दृश्य है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, कहानी को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 दृश्य में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो हमने पहले दृश्य की बात करी थी कि पहले दृश्य में क्या है। पहले दृश्य में कहानी में बसंत और हासिम 2 युवक हैं
दोनों के बीच में संवादों में वैश्य और कुलवधू में फर्क को लेकर बहस होती है। अब दूसरा दृश्य देखिए कि उसको कौन देखता है। तो इस दृश्य में दो वृद्ध हैं जो उस युवती के इस तरह सोए होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वृद्धों की बातचीत में शिष्टता का सवाल उठता है। अब हम देखेंगे तीसरा जो हमारा दृश्य है, तीसरा दृश्य है, इस दृश्य में दो स्त्रियों की, जो तीसरा दृश्य है इस दृश्य में दो स्त्रियों की प्रतिक्रियाओं का वर्णन है। एक स्त्री वृद्धा है जबकि दूसरी नव यौवना है। दोनों संभ्रांत कुलीन और शिक्षित हैं। स्त्री को देखकर दोनों की प्रतिक्रियाएं उसी तरह की हैं जैसे कि पुरुषों की हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे को देखेंगे। तो पार्क में सोई स्त्री को युवती के द्वारा जब दो स्त्रियां उसको देखती हैं तो उसमें से जो युवती होती है उसके द्वारा क्या होता है, उस स्त्री का हाथ पकड़कर उठाया जाता है। तो इन सब बातों का खुलासा हो जाता है कि स्त्री पार्क में घूमने आई थी और उसे चक्कर आने के कारण वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। यह ज्ञात होते ही युवती शहर के प्रतिष्ठित श्यामनाथ की वधू है। अब सबको ये पता चल जाता है कि जो युवती यानी जो स्त्री पार्क में सोई है वो कौन है, डॉक्टर श्यामनाथ यानी युवती शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ की वधू है। तो युवती के प्रति सभी लोगों का रवैया तुरंत बदल जाता है और सभी लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। तो आगे को हम समझेंगे। स्त्री से यह पूछे जाने पर कि वह साथ में किसी को लेकर क्यों नहीं आई तो उसका जवाब है कि इसकी कोई ज़रूरत न थी। उस युवती के इस उत्तर के साथ कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इस युवती की इस ध्वनि के साथ उस समय की स्त्रियां, यानी किस समय की, जब विक्टोरिया राज चल रहा था ना, उस समय की स्त्रियों के बारे में बताया जा रहा है इस कहानी में। तो उस समय क्या था, स्त्रियों पर काफ़ी पाबंद था। स्त्रियां अकेले घूम नहीं सकती थी, अकेले बाहर नहीं निकल सकती। तो उस समय की स्त्रियों को क्या हो गया था, बिना किसी के साथ अकेले भी बाहर निकलने का साहस करने लगी थी। किसको देखकर, उस स्त्री को देखकर जो बेंच में सोई हुई थी। स्वतंत्रता का यह पहला पाठ स्त्रियों में जागरण का संदेश है। तो देखिए, प्रेमचंद ने इस कहानी, अगर इसका प्रसंग हम लिखते हैं तो इसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से स्त्री की आज़ादी और पुरुषों से बराबरी का प्रश्न उठाने के साथ ही विक्टोरियाई नैतिकता पर भी प्रहार किया है। और दूसरी बात यह है कि यह कहानी बताती है कि जिस समय में यह कहानी लिखी गई थी उस समय विक्टोरियाई पाबंदी पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और स्त्रियों की चेतना में उल्लेखनीय बदलाव आना शुरू हो गया था। मुझे आशा है आप लोग इस विश्लेषण को या मूल्यांकन को या इस सारांश को, और इसमें से अगर कोई व्याख्या पूछी जाती है मनोवृत्ति कहानी से तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग उसका प्रसंग नहीं लिख पाए। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से प्रसंग को लिख सकते हैं। अगर आप पूरा ना भी लिखें तो देखिए, प्रसंग के अंतर्गत आप इतना मेंशन जरूर कर सकते हैं प्रसंग में। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह पढ़ें और नहीं समझ में आने पर मुझे कमेंट जरूर करेंगे कि ताकि मैं भी समझूं कि आप लोगों के कितने समझ में आया हुआ है। तो ठीक है, आगे के लिए आगे क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। बट आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस प्रश्न की आवश्यकता ज़्यादा है, जिससे मुझे भी क्या होगा, वीडियो बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मैं भी आपको एक लिमिट के तौर पे उसी प्रश्न को ज़्यादा शेयर करूँगी जो आप लोगों के ज़्यादा काम आए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।